अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम मैम। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बायोमैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर है। ऑन कैंपस क्लासेस आई डोंट नो ईद के बाद उनका क्या स्केड्यूल होना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ईद से पहले पहले एटलीस्ट हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। बाकी जो हम प्लान कर रहे हैं कि कोई प्रैक्टिकल हम अरेंज कर लें बायोमैकेनिक्स के लिए, ऑल्दो इसके अपने कोर्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एडिशनली जो मेरे अलावा जो एक दो लोग हम और पढ़ा रहे हैं बायोमैकेनिक्स, तो हम मिलकर प्लान कर रहे थे कि हम कोई प्रैक्टिकल अरेंज करते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह ईद के बाद अरेंज करेंगे, तो उसका जो स्केड्यूल होगा, क्या टाइम होगा, वो सारा कुछ जो है वो आप लोगों को मैं ईमेल कर दूँगी। ठीक है? ओके मैम। इसके अलावा आप लोगों का जो क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंटेशन है, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी उसकी लास्ट डेट जो है वो 20th है। ठीक है? तो आप लोग उससे पहले पहले जो है वो अपना जो भी आप लोगों को जो भी असाइन टॉपिक है, आप कोशिश करें कि उससे पहले पहले उसको सबमिट करा दें, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं उसको, जो गूगल फॉर्म के जो मैंने आप लोगों को लिंक्स भेजे हैं वो उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है? उसके बाद आप लोगों की जो जो भी प्रेजेंटेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इट्स बेटर कि आप लोग जो है वो उसको अभी से कंप्लीट कर लें। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम हमें वीडियो कंपल्सरी है उसके लिए, मतलब अगर हम जूम मीटिंग में अगर हम स्लाइड्स शो करें तो अगर हम वीडियो ना ऑन करें तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं बेटा, वीडियो तो ऑन करनी है आप लोगों ने। वीडियो तो आपने ओके ऑन मैम। करनी है ना। अगर किसी को ये इशू है कि उसके पास लैपटॉप नहीं है और उसने मोबाइल फ़ोन से बनाना है, और मोबाइल फ़ोन में ये वाली चीज़ आती है कि अगर आप रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो आप स्क्रीन शेयरिंग नहीं होती आपकी। ठीक है? अगर किसी के पास ये वाला इशू है कि उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो इस तरह से कर सकता है कि पहले वो अपनी स्क्रीन ऑन करे। स्क्रीन ऑन करने के बाद वो अपना जो क्या कहते हैं जो भी उसकी स्लाइड्स हैं, ठीक है, अपनी पहले स्क्रीन ऑन करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए कि मेरा नाम ये है और इस तरह से, और मेरा ये टॉपिक असाइन हुआ है, तो मैं ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करूँगी और आई एम गोइंग टू शेयर माय स्लाइड्स। तो फिर वो अपनी स्लाइड शेयरिंग ऑन कर दे, अपनी वीडियो ऑफ कर दे। ठीक है? कि अगर आप लोगों को ये वाले इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप इस तरह से यस कर मैम। सकते हैं। तो थैंक यू मोबाइल मैम। फ़ोन्स के थ्रू तो आप मैम इस मेरा तरह यही से इशू आ रहा था। हाँ, हाँ, मैम अगर मैं ये वाला मोबाइल इशू पे है। यूज करती हूँ। हुँ। तो वो मैम मैं आज आईपीसी भी गई थी तो वहाँ पे भी कैमरा का कोई ऑप्शन नहीं था, उधर भी कैमराज ऑन नहीं हो रहे थे। तो फिर इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी अगर मैं ऐसे कर लूँ, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन कैमरा ऑन करके दे दूँ, उसके बाद स्लाइड शेयर करके सारा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँ, जी, ऐसे ही है। आप और एक फिर दफ़ा उसको एंड पे वापस कंपाइल करते हुए कैमरा ऑन हाँ, कर एंड दूँ। में वापस जब आपने उसको कंपाइल करना है तो फिर आप दोबारा से अपनी वीडियो ऑन कर लें, और जो स्लाइड शेयरिंग होगी उसको आप जो है वो कह दें कि मतलब जैसे बंद कर दें, और अपना जो एंड में जब दोबारा से आपने उसको सम अप करना है तो बेशक उस टाइम पे अपनी वीडियो दोबारा से ऑन कर लें। ठीक है? जिन लोगों के पास ओके लैपटॉप मैम, नहीं है थैंक तो वो यू। ये वाला काम कर सकते हैं। मैम बात सुनेगा। जी बेटा। मैम ये 25 स्लाइड्स बनाना कंपलसरी है? कंपल्सरी नहीं है ये, आप लोगों ने पूछा था कि कितनी हो, तो इसलिए मैंने कहा था कि इतनी होनी चाहिए। ठीक है? इससे अगर कम आप बनाए तो 20 से तो एटलीस्ट कम ना होना। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम टाइम की तो कोई लिमिट नहीं है ना, कि जितनी हमारी स्लाइड्स हैं अगर वो 15 मिनट्स में कवर अप हो रही हैं तो अगर वो 20 15 में मिनट। कवर अप हो रही हैं तो आप उसको 15 मिनट्स में कर सकते हैं, अगर 20 में, लेकिन हाफ आवर से ज़्यादा की कोई ना बनाए। ठीक है? हाफ एन आवर से ज़्यादा की ना बनाइएगा। 15, 20, 25 मिनट्स आर मोर देन इनफ। ओके मैम। इससे ज़्यादा की ना बनाइएगा।
महानूर बेटा मैंने अपलोड कर दी है, आप ड्राइव पे चेक कर लें। रिकॉर्डिंग जो है लेक्चर 21 की वो अपडेटेड है आपकी जो ड्राइव है उसके ऊपर, जो आपके पास लिंक है उसमें अगर आप खोलेंगे जो मेरी ड्राइव है उसमें आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है, ठीक है। आप उसका दोबारा से चेक कर लें बेशक। जी लाइबा, इट्स नॉट कंपल्सरी टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ठीक है। जैसे मैं आपको आराम से समझाने के लिए उर्दू में इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो आप लोग भी उर्दू में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में ही उसको जो है वो बताना है, ठीक है। बाकी हम आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों के किसी के फर्दर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन तो वो पूछ लें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। ईद से पहले पहले उसको सबमिट करा दें ताकि आप लोग ईद भी जो है वो आराम से इंजॉय कर सकें। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस ठीक है। मैम। आज यस का मैम। जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, विच इज़ रिलेटेड टू एंगुलर काइनेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। हमारा जो इससे लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने एंगुलर काइनेमैटिक्स के बारे में बात की थी, और होपफुली आप लोगों को क्लियर है कि काइनेटिक्स में और काइनेमैटिक्स में क्या डिफरेंस है। काइनेमैटिक्स में हम बेसिकली देखते हैं कि मूवमेंट कैसे हो रही है, मूवमेंट में कितनी रेंज गेन हो रही है, या आप बताएं एंगल्स कितने बन रहे हैं, जिसको हम डिग्रीज में देखते हैं। इसके अलावा जो काइनेटिक्स है वो ये चीज़ है कि कौन सी जो फोर्स है वो इस मूवमेंट को कॉज कर रही है। तो उसके अंदर जो है जिस चीज़ को हम देखते हैं उसको हम काइनेटिक्स कहते हैं। तो काइनेमैटिक्स और का जो काइनेटिक्स है उसमें जो है वो आपस में ये डिफरेंस आ जाता है कि हम मूवमेंट कैसे, कितनी मूवमेंट हो रही है और मूवमेंट जो है वो कौन सी फोर्स की वजह से हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। सॉरी, मेरा खुद ही लैपटॉप जो है वो ऑफ हो गया, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है। 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस मैम। ठीक है। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज एंगुलर काइनेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। मैंने अभी जैसे डिस्कस किया कि काइनेमैटिक्स जो है हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो बेसिकली एक्ट करती हैं, या एंगुलर काइनेटिक्स जो है वो क्या होता है। आप लोगों ने लीनियर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। सारी चीजें ऑलमोस्ट वही होती हैं जो लीनियर में है, बस अब हम इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी स्पिन कर रही है तो उसकी जो स्पिनिंग है वो जिस फोर्स की वजह से हो रही है, या कौन से फोर्सेस हैं जो उसको स्पिनिंग में रोकती हैं, तो ये वाली जो चीजें हैं ये एंगुलर काइनेटिक्स कहलाती हैं। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि आप लोगों की एक चीज है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है? जो कि आपकी एक्सेलरेशन को या जो आपकी मूवमेंट होती है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करे। तो आज हम बेसिकली इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोगों ने जो मोमेंटम है उसके बारे में पढ़ा होगा। पहले हमने एंगुलर मोमेंटम देखना है, फिर न्यूटन के जो फर्स्ट 3 लॉज हैं, ठीक है, जो न्यूटन के 3 लॉज हैं 1, 2 एंड 3, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि एंगुलर के ऊपर वो कैसे फिट होते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है वो क्या होती हैं, और ये भी आप लोगों ने पहले फिजिक्स में पढ़ी हुई है, तो इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए बहुत न्यू हो। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो उसके एंड में हमने बात की थी कि 2 क्वेश्चन अराइज होंगे हमारे आज की क्लास में, जिसके जवाब जो है वो हमें आज का लेक्चर पढ़ने के बाद समझ आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे जो स्प्रिंटर्स होते हैं जब वो दौड़ते हैं, भागते हैं, रन करते हैं, तो वो अपनी जो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि गेट की डिफरेंट फेजेस हैं, स्टांस फेज है, स्विंग फेज है। तो स्विंग फेज में वो मैक्सिमम फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं नी जॉइंट के ऊपर, एज कम्पेयर टू लॉन्ग रनर्स। लॉन्ग रनर्स कौन से होते हैं? जिन्होंने मीलों की जो दौड़ है उसमें हिस्सा लेना होता है, तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही दौड़ते हैं, क्योंकि अगर वो शुरू में बहुत स्पीडली दौड़ेंगे तो उसके केस में उनकी जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली वो अफेक्ट होगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्पीड के साथ जो है वो रन करते रहते हैं, और क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तेज जो है या बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है उसको कवर करना होता है, विच बेसिकली रिक्वायर्ड एंडोरेंस। जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनको बेसिकली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है। तो स्प्रिंटर्स क्यों जो है वो फास्ट मूवमेंट उनको रिक्वायर्ड होता है, उन्होंने बहुत फास्टली मूव करना होता है। तो स्प्रिंटर्स अपनी जो स्विंग फेज है उसमें अपनी नी की फ्लेक्शन को ज्यादा क्यों ऐड करते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग रनर्स, तो हमने एक तो इसका आंसर जो है वो देखना है इस लेक्चर के बाद। एक और क्वेश्चन जो अराइज होगा वो ये है कि हमारे जो डांसर्स हैं या जो स्केटर्स हैं, ये बेसिकली जब डांस करते हैं, आपने देखा होगा कि एक एक्सिस के अराउंड जो बार डांसर्स हैं वो डांस कर रही होती हैं, या फिर आपने जब कभी स्पिन करना हो तो आप देखेंगे कि जो हमारे स्केटर्स हैं ये अपने आप को जो है वो अपने जो आर्म्स हैं उनको बॉडी के अराउंड क्रैडल कर लेते हैं, जैसे आप हग कर रहे हैं खुद को ना। तो इस तरह से अपनी बॉडी के पास अपने हाथों को वो ले जाते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो ये 2 चीजें हैं जो जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अब ये वाली स्लाइड में इसको जो है वो पास ऑन कर रही हूँ, इसको हम सबसे एंड में पढ़ेंगे क्योंकि इसी में इन दोनों सवालों के जो हैं वो जवाब हैं। पहले आप लोगों का समझना जरूरी है ताकि उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो डिटेल से आएंगे। पहले हम बात करेंगे इनर्शिया की, और इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और इनर्शिया क्या है। आपका बेसिकली जो इनर्शिया है दैट इज रेजिस्टेंस टू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, कि आप मूव कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट को एक चीज रेजिस्ट करती है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो जो इनर्शिया है बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको हम जो है वो किसी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इनर्शिया जो है ये एक कॉन्सेप्ट है। इनर्शिया जो है ये हमारी जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप खुद देखें कि जो हैवी चीज होती है उसकी पोजीशन को चेंज करना मुश्किल है, इसका मतलब है उसमें इनर्शिया ज्यादा है कि वो अपने आप को चेंज नहीं होने दे रही।
एक वो चीज जो हल्की है उसको अपनी जगह से हिलाना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने कोई तिनका है, आप फूंक भी मारते हैं, इवन आप फूंक ना भी मारें तो भी उसको डिस्प्लेस करना आसान है। लेकिन एक आपके सामने चेयर है सपोज, और अगर आप उसको फूंक भी मारते रहे तो क्या आप उसको मूव कर सकते हैं? आप उसको नहीं मूव कर सकते, ठीक है। खाली आपकी फूंक से वो मूव नहीं होगी। तो बात ये है कि मास पे बड़ी डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा आपका इनर्शिया होता है। तो inertia is a body tendency to resist acceleration. A body's inertia is directly proportional to its mass. ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, F is equals to ma, ठीक है, फिजिक्स के अंदर है ये। F means force, m जो है वो आपका मास है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे ये बात हो रही है लीनियर के फॉर्म में, इस वजह से हमने यहाँ पे F का वर्ड लगाया। जहां पे ये एंगुलर की बात होती है तो वहां पे हम जो ma है उसकी जगह हम I का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। खैर फॉर्मूला मैं आगे बाद में समझा दूंगी। अभी फिलहाल समझने की बात ये है कि इनर्शिया ये चीज है जो रेजिस्ट करती है हमारी एक्सेलरेशन को, और ये डिपेंडेंट है मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा जो हमारी रेजिस्टेंस है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। दोनों का आपस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब जो रेजिस्टेंस है एंगुलर एक्सेलरेशन में, ये ऑब्वियसली बॉडी मास की वजह से होती है। जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा जो है वो आपका जो इनर्शिया है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि खाली मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक फैक्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इससे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा जो इनर्शिया है या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेसिकली डिपेंडेंट है। वो क्या चीज है? मास कितना है ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या डिस्टेंस है, इस चीज पे भी डिपेंड। जैसे मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा था, डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी डिस्टेंस ऐड हो जाता है फिर, ठीक है, कि डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है। जैसे आपके सामने ये बेसबॉल जो है उसका बैट है, जहां पे ए लिखा हुआ है उसके सामने जो जीरो बना, जो सर्कल बना हुआ है वो बेसिकली हैंडल है, ठीक है। यहाँ से जो बेसबॉल का जो बैट है उसको पकड़ते हैं, और इसका जो दूसरा एंड है, ठीक है, या जो बीच में जहाँ पे ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, इसकी विड्थ जहाँ पे ज्यादा हो गई है, इस पार्ट को हम कहते हैं बैरल, बैरल ऑफ बेसबॉल बैट। अब इसमें आपके सामने दो डायग्राम्स हैं, ए और बी। तो ए और बी में आप देखें कि ए में जो हमने ये जो हमारा बैट है इसमें हमने दो वेट रिंग्स को ऐड किया। दो वेट रिंग्स को जो ऐड किया है हमने वो रिंग है, ठीक है। अब ए में आप देखें कि जो रिंग है वो एंड की तरफ है, और जो बी है उसमें जो रिंग है वो हमारा जो एक्सिस है, जहां से हमने उस हैंडल जो है जहां से हमने पकड़ना है उस बैट को, उसके करीब है। तो जहां पे ए है, ए में जो हमारा रिंग है वो फार अवे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो बी है उसमें जो रिंग है वो क्लोजर है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये चीज है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस चीज के भी है कि कितना डिस्टेंस है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का, कि मास जहाँ पे कंसंट, मास तो पूरे बैट में मास है, ठीक है, पूरे उसमें जो है मास के पार्टिकल्स हैं, लेकिन जहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा हम उस चीज की बात कर रहे हैं कि मास कंसंट्रेटेड कहाँ पे है। तो कंसंट्रेटेड वहां पे है जहाँ पे हमने उसकी रिंग लगाई है, क्योंकि हमने ऊपर एडिशनल वेट डाल दिया है, तो वहां पे और ज्यादा उस चीज का मास जो है वो उस एरिया में इंक्रीज कर गया है। तो जहाँ पे मास कंसंट्रेटेड है वहां से हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम आर लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आर का स्केयर लेते हैं हम। तो बात ये समझ आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो मास हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कंसंट्रेटेड मास कितने डिस्टेंस पे है इस चीज पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप में से मुझे को ये बताए कि ए और जो बी है इसमें से जो हमारा बेसबॉल प्लेयर है उसके लिए कौन से बैट को स्पिन करना ज्यादा आसान है, ए वाले को या बी वाले को? जी निम्रा। मैम बी वाले को, बिकॉज इसमें जो फासला है वो कम है।
जी एग्जैक्टली कि जो हमारा बी वाला है उसको मूव करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम हो गया है तो उसके केस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस मिल रही है हमें, हमें मूवमेंट में रेजिस्टेंस मिल रही है। जब मूवमेंट में रेजिस्टेंस कम होगी तो आपके लिए उस चीज को मूव करना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने किसी चीज को मूव करना है और मैं उसको मूव कर रही हूँ तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन से, जैसे मैं हूँ और दूसरी तरफ मेरी बहन है, वो चीज मेरी तरफ धकेल रही है और मैं उसकी तरफ धकेल रही हूँ, तो मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही है, तो मेरे लिए उस चीज को मूव करना मुश्किल है। लेकिन अगर वो सामने नहीं है और मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन में उसको पुश करना है तो कंपैरेटिवली वो चीज मेरे लिए इजी है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस जो आपको मूव नहीं करने दे रही, जो आपकी एक्सेलरेशन में हिंड्रेंस कॉज कर रही है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाता है चीज को उठाना उतना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हम अपना पिछले वाले सारे लेक्चर्स को रिकॉल करें, हमने एर्गोनॉमिक्स में बहुत दफा पढ़ा वेट लिफ्टिंग के लिए जरूरी है कि वेट को अपने बॉडी के क्लोज कर लें, क्लोज करने के बाद उसको उठाएं, तो दैट वुड बी इजी फॉर यू टू कैरी। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो वो आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर इफेक्ट्स अच्छे नहीं डालेगा और आपसे उसको, आपके लिए उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा, जिसमें कि मैकेनिकल एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो हैं वो इसके अंदर आ गई हैं। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली कि हमारा जो रेजिस्टेंस टू एंगुलर मोशन है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर वो ज्यादा क्लोज है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको उठाना, अगर वो दूर है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी रेजिस्टेंस को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसमें हमने डिस्टेंस को भी देखा कि मास की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है और उस चीज का डिस्टेंस एक्सिस से क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो आप सेंटर ऑफ मास देखते हैं कि पूरी बॉडी का सारा वेट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो वो चीज जो है वो हमारी, हम उसको वो पॉइंट लेते हैं ना जहाँ पे हमारी पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है। तो सेम इसमें यही चीज है कि जहाँ पे मास कंसंट्रेटेड होगा उससे आपने डिस्टेंस लेना है, तो वहां से फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको निकाल सकते हैं। अब जो इनर्शिया है उसकी एंगुलर फॉर्म क्या है? बेसिकली इनर्शिया तो रेजिस्टेंस है इन चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। m क्या है इसमें? बेसिकली मास, क्योंकि हमने अभी बात की कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और साथ में हमने भी बात कर ली कि वो डिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इनर्शिया। तो इनर्शिया का जो फॉर्मूला है दैट इज I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पे आप नीचे देखें कि एक फॉर्मूला मेंशन्ड है I इज इक्वल्स टू समेशन एम आर स्क्वायर या सिग्मा एम आर स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है? समेशन है। ये नीचे आपके सामने ये बैट बना हुआ है और ये जो बैट है इसमें आप देखेंगे डिफरेंट एम 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 और डी 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 बना हुआ है। अब ये पूरा जो बेसबॉल का बैट है इस मास पार्टिकल्स है इसके अंदर, तो हमने हर पार्टिकल को एम 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 का नाम दे दिया और पूरे का पूरा जो इसका मास होगा वो सम होगा इन सारे पार्टिकल्स का। ठीक है, कि ये सारे पार्टिकल्स मिलके एक पूरा बेसबॉल का जो बैट है उसको बना रहे हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे समेशन डाल दिया कि समेशन एम के सारे मास के पार्टिकल्स को हम ऐड ऑन करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा इनर्शिया किस चीज के? समेशन एम आर स्क्वायर के। ठीक है, तो बस इसमें ये वाली बात लिखी हुई है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये बेसिकली हमारे जितने भी मास पार्टिकल्स हैं उसके सम के प्रोडक्ट के इक्वल है, जिसको हम प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट लेते हैं आर स्क्वायर के साथ उसका। ठीक है, कि हमारा जो जहां पे जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उसके स्क्वायर के ये इक्वल है, तो I इज इक्वल टू समेशन आर एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट वन है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या चीज है कि हमने जो हमारा अभी हमने बात की कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंडेंट है इस चीज पे कि कितना डिस्टेंस है। तो वो यही बात इसमें कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। और वो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन का उस पॉइंट तक जहां पे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो, लेकिन उस तरह से कंसंट्रेटेड हो कि ये हमारी जो रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ऑल्टर ना करता हो। ठीक है, जैसे अब जो मास है वो बिल्कुल एंड पे कंसंट्रेटेड है, तो एंड पे कंसंट्रेटेड होगा तो ऑब्वियसली वो हमारी जो रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है,
अगर मास बीच में कंसंट्रेटेड होगा तो आप जितने मर्जी रोटेशन जो आपकी चल रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन वो चीज है, उतना डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे अगर मास कंसंट्रेटेड हो तो हमारी जो रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर कोई फर्क ना आता हो। तो वहां पे हम जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, अगर हमारा इस तरह से हमारा जो मास है वो कंसंट्रेटेड है कि वो हमारी जो रोटेशनल एक्टिविटीज हैं उसको अफेक्ट नहीं कर रहा, तो उसी डिस्टेंस को फिर हम रेडियस ऑफ गायरेशन का नाम दे देते हैं और रेडियस ऑफ गायरेशन को हम आर स्क्वायर के बजाय के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर तो वो डिस्टेंस है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास पार्टिकल्स का होना ही होना है। जो के स्क्वायर है या जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो पॉइंट है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वहां तक का है जहां पे मास कंसंट्रेटेड है, लेकिन वो हमारी जो रोटेशनल कैपेबिलिटीज हैं उसको अफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने जो आर स्क्वायर की जगह के स्क्वायर कर दिया क्योंकि वो रेडियस ऑफ गायरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन जो है उसका आइडिया हो। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि डिफरेंट एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट एक्सिस हैं, हमारे पास 3 एक्सिस हैं, आप सबको पता है, सैजिटल है, फ्रंटल है और हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है, या हर तीनों प्लेन्स के 3 एक्सिस हैं। तो डिफरेंट जो एक्सिस होते हैं इन पे जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपके डिफरेंट एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट हो जाता है। क्यों डिफरेंट हो जाता है? हर एक्सिस की मूवमेंट पे आप ये देखते हैं कि जो हमारा एक्सिस है उससे रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या डिस्टेंस बनता है, कि हमारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है जब हम वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज आपके सामने एग्जांपल है, सामने एल्बो जॉइंट बना हुआ है। ठीक है, एल्बो जॉइंट पे आप देखें कि जो लाइन है जहाँ जिसके सामने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है, ये एल्बो जॉइंट है जिसके ऊपर हिंज वैरायटी का जॉइंट है जिसपे फ्लेक्शन एक्सटेंशन परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा जो नीचे पार्ट है एल्बो का, इसको हम ले रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्योंकि इसके ऊपर ये मूवमेंट हो रही है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की। अब जब फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है तो आपका जो एल्बो है ये एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ये जिस डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसको हमने के से रिप्रेजेंट किया है जो कि हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब इसके केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट वुड बी लार्जर एज कंपेयर टू सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, क्योंकि डिस्टेंस इतना कवर नहीं होता ना सुपिनेशन प्रोनेशन में। हमारा एक वर्टिकल एक्सिस है, उसी के अराउंड में हमारा हाथ जो है वो सीधा या उल्टा हो रहा है, तो वो डिस्टेंस कोई खास कवर नहीं कर रहा। तो जब वो डिस्टेंस कोई खास कवर नहीं कर रहा तो उसके केस में जब रेडियस ऑफ गायरेशन कम है या डिस्टेंस कम है तो ऑटोमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं उनके दौरान हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट हो जाता है। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ये किसी और एक्सिस की मूवमेंट है, सुपिनेशन और प्रोनेशन है ये किसी और एक्सिस की मूवमेंट है, लेकिन हो ये हमारी एल्बो जॉइंट के ऊपर ही रही है। तो एल्बो जॉइंट के ऊपर जब हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन को परफॉर्म किया ह्यूमरो अल्नर के ऊपर, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कवर हो रहा है। लेकिन अगर हम सुपिनेशन प्रोनेशन करते हैं जो कि हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट पे है ये सारा कुछ एल्बो जॉइंट के अराउंड ही, तो उसके केस में क्या है, हमारा एक्सिस चेंज हुआ। जब एक्सिस चेंज हुआ है तो आप देखें कि सुपिनेशन प्रोनेशन के अंदर डिस्टेंस कोई खास कवर नहीं होता, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा। तो बात समझ आ गई कि सिर्फ मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, साथ में जो डिस्टेंस कवर होता है ये चीज उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो ये हमारे अब डिफरेंट जो हमारे एक्सिस हैं उसके लिहाज से हम देखेंगे कि जैसे जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें हमारा आप सबको पता है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे सेकंड वर्टिब्रा के ऊपर जो है वो लाई करता है। ठीक है, अब जब फ्रंटल एक्सिस होगा तो उसके केस में हमारा जो सीएम है वो उसका डिस्टेंस है फ्रंटल एक्सिस की निस्बत, तो उसके केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है would be 12.0 to 15.0। फिर दूसरे ऑफ मैच जो है वो पास ऑन करता है, लेकिन ट्रांसफर्स जो है हम एक्सिस जो है वो ट्रांसफर्स ले रहे हैं और साथ में हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो सेकंड वर्टिब्रा पे है, तो फ्रंटल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफर्स एक्सिस के तौर पे ही अगर हम अपनी पूरी बॉडी को बेंड कर लेते हैं और नीचे बैठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफर्स एक्सिस है और जो हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उन दोनों का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 10 के बजाय 4 पे चला जाएगा कि मिनिमाइज हो जाएगा।
इसी तरह से जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो तो पास ही हमारे सेकंड सेक्टर वर्टिब्रा से करता है, क्योंकि बीच से हमारी बॉडी को डिवाइड करता है 2 में। तो जब वो हमारे सेकंड सेक्टर वर्टिब्रा से पास करता है तो उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है हमारे सीएम से, जो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो ऑटोमेटिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट वुड बी 1 या 1.2। लेकिन अगर हम इसी में अपने हाथ को स्प्रेड कर लेते हैं तो उसके केस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1 के बजाय 2 से 2.5 तक चला जाएगा, क्योंकि अब हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, हमने अपना जो आर्म्स हैं उनको स्प्रेड कर लिया। तो अब हमें यहाँ से समझ आ गई कि हमारे जो स्केटर्स हैं जो जब डांस करते हैं तो वो इस वजह से अपनी बॉडी के अराउंड अपने हाथों को बांध लेते हैं, ताकि जब वो स्पिन कर रहे हों उस एक्सिस के अराउंड, तो उसके केस में उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिनिमाइज हो जाए और वो बहुत स्पीडीली जो है वो स्पिन कर सके। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे डांसर्स या जो स्केटर्स हैं वो अपने आर्म्स को अपने पास क्रैडल कर लेते हैं। इसकी वजह से डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाता है, और जब डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो रेजिस्टेंस कम आ रही है, रेजिस्टेंस कम आ रही है तो वो आराम से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो ये जवाब बनता था उस सवाल का जो हमने बहुत शुरू में डिस्कस किया। अब ये जैसे ये हमारे डाइवर्स हैं, स्विमर्स हैं, ठीक है, जब ये सोमरसॉल्ट करते हैं, जब ये डाइव करते हैं तो ये अपनी बॉडी को इस तरह से बेंड कर लेते हैं। इस पोजीशन को कहते हैं पाइक पोजीशन। जब ये पाइक पोजीशन बनाते हैं तो इसकी वजह से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कम हो जाता है। जब डिस्टेंस कम हो जाता है सेंटर ऑफ मास से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 15 के बजाय 6.5 पे चला जाता है, जो कि हाफ से भी कम हो गया। तो ये आराम से फिर डाइव कर लेते हैं, इनको रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा फील नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे जो डिस्टेंस है उसकी बेसिस पे है, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं और मोमेंट के अंदर डिस्टेंस आएगा। अब ये आपके सामने जो है वो डायग्राम है, ये फेंसिंग हो रही है। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि फैट की अलग डेंसिटी है और मसल की अलग डेंसिटी है और बोन की अलग डेंसिटी है, तो हर बंदे में इनकी प्रोपोर्शंस भी डिफरेंट होती हैं। तो आप सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है या ये वाली सारी चीजें हैं। तो क्या करते हैं कि डिफरेंट जो पोस्चर्स हैं उसमें पिक्चर्स ले लेते हैं और पिक्चर्स के बाद फिर निकालते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है या बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पोजीशन में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये फेंसिंग में ली गई एक पिक्चर है जिसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया है, क्योंकि हमने बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास है उसको निकालना है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने इसको प्लॉट किया ये डायग्राम को, और उसके बाद हमने जो सारे ज्वाइंट के सेंटर्स थे ना उनको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। हमने एंगल्स को जब मेजर करना था तब भी हमने जो है वो डिफरेंट डॉट्स के साथ जो है वो उसको मेजर किया था। तो सेम वही चीज है कि हमने ये जो फेंसिंग में जो ज्वाइंट के मिड पॉइंट थे उनको हमने डिफरेंट डॉट्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया। डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करने के बाद जैसे हमने वर्टिसेस बना लिए, ठीक है, जैसे हमने जब एंगल्स को मेजर करना था तो फिर हमने इन डॉट्स को डिफरेंट लाइंस के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे इन डॉट्स को डिफरेंट लाइन के साथ ज्वाइन किया और फिर हमने ये जो पूरे ट्रंक है इसकी हमने जो है वो लेंथ को मेजर कर लिया। ये जो लेंथ आ रही है यहाँ पे दैट इज 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ ट्रंक का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, हम चाहें तो हर ज्वाइंट का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो हम ट्रंक का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो हमने क्या किया कि इस जो पार्ट है ये ट्रंक का, इसकी हमने जो सेगमेंट थी इसकी मेजरमेंट ले ली, दैट वाज 6.8 सेंटीमीटर। अब हमने ये निकालना है कि इसमें से जो हमारा सेंटर है, ठीक है, हमने ये तो पहले लेंथ निकाल ली ना कि ये पूरे ट्रंक की लेंथ ही है। अब इस लेंथ में से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, इस स्पेसिफिक सेगमेंट का, ट्रंक का। तो उसके केस में हमने क्या किया, हमने ये जो हमारा 6.8 आया था इसका 4.38% लिया कि हमारा जो सीएम ऑफ द ट्रंक है वो बेसिकली जो पूरी लेंथ होती है उसका 43.8% होता है। तो हमने 6.8 का 43.8% जब लिया तो वो हमारा 3.0 सेंटीमीटर बना। तो 3.0 सेंटीमीटर पे जो डॉट है ये बेसिकली बताता है कि ये हमारा इस सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि आप सबको पता है सेंटर ऑफ मास हर पोजीशन के साथ जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस पोजीशन में हमारे ट्रंक का जो मेन सेंटर ऑफ मास है कि जहां पे इसका मैक्सिमम जो मास है वो लाई कर रहा है वो ये 3.0 सेंटीमीटर का एरिया है। हम चाह रहे हैं कि हम बाकी सेगमेंट्स का भी जो है वो निकाल लें, एल्बो का भी निकाल लें, रिस्ट का भी निकाल लें। तो हमने इस तरह से सारे जो सेगमेंट्स हैं उनको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो है वो प्लॉट कर लिया। फिर हम इन सब का जो है वो अलग अलग जो है वो निकाल सकते हैं।
लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इस पोजीशन में पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालें। तो उसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, जो बीच वाला चीज है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि हम उसको देखेंगे, तो वो हमारा 3.0 के लेवल पे था। वहां पे हमारा मेन जो सेंटर ऑफ मास था वो लाई कर रहा था, ठीक है, जिसका एक्स एक्सिस से 120 mm डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से 92 mm डिस्टेंस बना। तो ये वाला जो यहाँ पे ब्लू से रिप्रेजेंट हुआ है, ये हमारी पूरी बॉडी का इस पोजीशन के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स के जो सेंटर ऑफ मास है उनको निकाला जा सकता है। फिर देखा जाए कि उनका एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है उससे क्या डिस्टेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो फेस कर रहे हैं उसको निकाला जा सकता है, बिकॉज आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो उस फार्मूला को पुट करके आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑल्दो हमें पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि इस तरह से जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और मोस्टली वो लोग जो स्पोर्ट्स में जाते हैं और जिन्होंने आगे डिफरेंट ट्रेनिंग्स करानी होती हैं, तो उनके लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एमएस के लेवल्स पे जब वो स्पोर्ट्स में करते हैं तो फिर वो डिटेल्ड बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं। अभी सिर्फ आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू या जो कॉन्सेप्ट्स हैं बस वो दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ आ गई कि आप सेंटर ऑफ मास को निकाल सकते हैं जहाँ पे मास कंसंट्रेटेड है, और फिर आप जहाँ पे मास कंसंट्रेटेड होता है वहीं से फिर आप जो आर की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या है, एंगुलर मोशन जितना कोई बॉडी प्रोसेस कर सकती है वो उसकी एंगुलर मोमेंटम होती है। तो बेसिकली जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी के डिपेंडेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर मोशन के लिए तो हम मोमेंटम को m से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को जो हमारा m है और जो वेलोसिटी है उसको v से, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम m से करते हैं, लेकिन एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए जो हमारा सिंबल है दैट इज h, और एंगुलर वेलोसिटी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला h इज इक्वल्स टू I ओमेगा, और पिछले ही इसमें स्लाइड्स में हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर या mr स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि मास को ले रहे हैं जहाँ पे कंसंट्रेटेड है, जिसको हमने रेडियस ऑफ गायरेशन कहा था, तो हमने r की जगह यहाँ पे k को डाल दिया। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके इक्वल होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब जो न्यूटन के लॉज है उनको हमने एंगुलर के केस में देखना है। जो दूसरे हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं वो हमारे नॉर्मल जैसे लीनियर के लिहाज से थे, ठीक है सारे वही, बस उसमें जो है वो हम एंगुलर जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिट कर देंगे। तो एंगुलर पहले समझने की जरूरत है कि लीनियर में हम एंगुलर किसको कह रहे हैं। लीनियर में हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, जबकि एंगुलर में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से। लीनियर में हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F से, लेकिन वही जो एंगुलर है उसमें हम उसको टॉर्क कह देते हैं कि फोर्स का टर्निंग जो इफेक्ट है वो टॉर्क है, तो वो टॉर्क हमारा एंगुलर के केस में आ जाता है। लीनियर में हम मोमेंटम को m से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंगुलर में हमने अभी डिस्कस किया कि हम उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर में इंपल्स जो है कि फोर्स एक टाइम में कितनी फोर्स लगती है उसको हम इंपल्स कहते हैं, तो फोर्स इनटू टाइम। लेकिन एंगुलर में हमने अभी बात की कि फोर्स को हम टॉर्क के तौर पे लेते हैं, तो उसके केस में एंगुलर इंपल्स जो है वो टॉर्क इनटू टाइम हो जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के, और आपने यही डिफरेंस को बस पुट ऑन कर देना है न्यूटन्स के लॉ में, तो वो ऑटोमेटिकली एनुलर एनालॉग बन जाएंगे हमारे जो न्यूटन्स के लॉ हैं उसके, ठीक है। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है कि एक जो बॉडी एक सीधी लाइन में जो चल रही है वो उसी लाइन में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। आप लोगों ने पहले ये पढ़ा होगा। लेकिन हम एनुलर में इसको क्या कहेंगे कि एक बॉडी जो रोटेट कर रही है वो अपनी कॉन्टिन्यूसली रोटेशनल मूवमेंट में ही चलती रहेगी जब तक कि उसके पास कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करे, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा कि फोर्स को हम एंगुलर में टॉर्क कह देते हैं, तो बात सारी वही है, लेकिन सिर्फ हमने उसको एनुलर जो क्वांटिटीज थी एंगुलर उसके अंदर हमने उसको पुट ऑन कर दिया है, तो वो हमारी लीनियर जो चीज है वो एंगुलर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता था F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। लेकिन F हमारे पास एंगुलर में टॉर्क है, m जो वो m है जो हमारा मास था, यहाँ पे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और a जो है वो हमारा एंगुलर के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो t है दैट इज IA, तो वो F इज इक्वल टू ma के बजाय वो m की जो वैल्यू है यहाँ पे I को अगर हम यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एंगुलर के फॉर्म में आ जाएगी,
ठीक है। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि अ नेट टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी that is directly proportional to the magnitude of the torque in the same direction as the torque and inversely proportional to the body's moment of inertia। ठीक है, वही सारी चीज है जो आपने सेकंड लॉ में पहले पढ़ी हुई है एफएससी के लेवल पे। इसमें बस आ जाता था वहां पे a net force produce acceleration of a body that is directly proportional to the magnitude of the force in the same direction as the force and inversely proportional to the body's mass। ठीक है, उसमें ये चीज है F is equals to ma। तो हमने बस उस पे एंगुलर जो एनालॉग्स थे उनको यहाँ पे पुट ऑन किया है तो वो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास एंगुलर की फॉर्म में आ गए हैं। थर्ड लॉ का आप लोगों ने पढ़ा है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो वही सेम चीज है कि एक बॉडी जब दूसरी पे किसी टॉर्क को एक्सर्ट करेगी तो वो जो बॉडी है जिस पे टॉर्क एक्सर्ट हुआ है वो उतना ही टॉर्क अब जिस बॉडी ने एक्सर्ट किया था उसके ऊपर एक्सर्ट करेगी बट दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, वही वाली बात है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एवरी टॉर्क एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अनदर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट। ठीक है, तो वो वाली चीज जो है वो उसको हमने यहाँ पे उस तरह से पुट कर दिया। फिर बात आती है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप किसी सर्कल में मूव ऑन करते हैं तो एक फोर्स वो होती है जो आपको सर्कल के अंदर खींच रही होती है। ठीक है, सेंटर सीकिंग जो फोर्स होती है, जो सेंटर ड्राइविंग जो फोर्स होती है, जो आपको अंदर खींचती है, जो आपको एक सर्कल में मूव करने के लिए जरूरी है, वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक वो फोर्स होती है जो आपको सर्कल से बाहर खींच रही होती है, जो कि न्यूटन के लॉ के ऊपर है, क्योंकि न्यूटन का लॉ ये कहता है कि एक चीज अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो जब आप आराम से सीधे चल रहे होते हैं, एकदम से राउंड अबाउट आता है और आप उसको राउंड अबाउट लेने की कोशिश करें तो आप सीधा ही चल रहे थे लेकिन आपके पास कोई फोर्स नहीं एक्ट करी थी, तो आपकी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको स्ट्रेट पाथ में ही खींचने की कोशिश करती है। लेकिन आप जो है वो कर्व को मेंटेन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो है वो लगना शुरू होती हैं ताकि कर्व मेंटेन रहे, वरना सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हैं ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंगली हैं कि अगर आप स्ट्रेट पाथवे में मूव कर रहे थे तो आप स्ट्रेट में ही मूव करते रहेंगे जब तक कि आपके ऊपर कोई दूसरी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती। तो जो सर्कल से बाहर खींचती है वो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो सर्कल की तरफ खींचती है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। Force directed toward the center of rotation for a body in rotational motion, also known as center seeking force. Centripetal force prevents the rotating body from leaving its circular path while rotation occurs around a fixed axis. ठीक है, आप एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव कर रहे हैं तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो आपको उस सर्कल से बाहर नहीं निकलने देती है और इसका फार्मूला क्या है mv²/r। ठीक है, आप जो है अगर न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंसीडर करते हैं तो आप जो है आपको पता है कि उसको हम कहते हैं F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यूज हैं उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। तो सेंट्रीपिटल मोशन के लिए जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपकी मौजूद हो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद होगी तभी आप जो है वो ये फोर्स है जो आपको होल्ड करके रखती है सर्कुलर पाथवेज में। अगर ये ना हो तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली आप जो है वो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली आप जो है वो आराम से अपना जो पाथवे है उसको उसमें स्ट्रेट पाथवे में आ जाएंगे। आप सर्कल के अंदर अपनी जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो हमें इक्वेशन से पता चला, ये जो हमारी पीछे वाली इक्वेशन थी m इज इक्वल्स टू v स्क्वायर f इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, कि वेलोसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वेलोसिटी का स्केयर है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। The speed of rotation is the most influential factor on the magnitude of centripetal force because centripetal force is proportional to the square of velocity or angular velocity। ठीक है, जितनी ज्यादा आप वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे उतनी ही ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और वो आपको मेंटेन करके रखेगी उस सर्कुलर पाथवे में। फॉर्मूला समरीज जो है ये सारे वो फार्मूला जो हमने पीछे पढ़े हैं उनकी समरी है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू I ओमेगा। अगर हम एंगुलर मोमेंटम को लोकल टर्म्स में देखें तो उसके केस में फिर हम ओमेगा की बजाय जो हमारी नॉर्मल लीनियर के वेलोसिटी है हम v डाल देते हैं। ठीक है, h इज इक्वल्स टू IV। अगर हम सेगमेंट के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, mr² जो है हमने यहाँ पे I की वैल्यू डाल दी है क्योंकि हम उस स्पेसिफिक सेगमेंट से डिस्टेंस देख रहे थे। तो हमने यहाँ पे I की वैल्यू mr² डाली और साथ में ओमेगा जो है वो हमें पता है कि मोमेंटम के अंदर जो ओमेगा है वो आता है क्योंकि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है।
एंगुलर इम्पल्स जो है उसको हम बेसिकली कहते हैं कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज को हम हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इम्पल्स की हमने पीछे बात की कि इम्पल्स जो है उसका फार्मूला होता है टी, एंगुलर इम्पल्स का, ठीक है, और लीनियर इम्पल्स का FT होता है। तो डेल्टा जो एज है, एज की वैल्यू हमने ऊपर से डाल लेनी है, ठीक है, m k स्क्वायर ओमेगा। तो m k स्क्वायर ओमेगा 2 से हमने m k स्क्वायर ओमेगा 1 को माइनस किया, तो डेल्टा एज की वैल्यू जो है वो हमारी निकल आई। न्यूटन का सेकंड लॉ F इज m में था, लेकिन हमने यहाँ पे रोटेशनल वर्जन डाला है कि F को हम T कहते हैं और ma को हम जो है वो IA लेंगे, तो यहाँ पे हमने उस चीज को पुट कर दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने पीछे बात की, दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। और अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को देखते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली, तो फिर हम इसको कह देंगे Fc इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिसको हमने पीछे गो थ्रू कर लिया था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हमारा वो जो क्वेश्चन था जो हमने शुरू में रेज किया कि हमारे जो रनर्स हैं वो क्यों अपनी जो स्विंग फेज है, जो स्प्रिंटर्स हैं वो क्यों अपनी स्विंग फेज में मैक्सिमम फ्लेक्शन को ऐड करते हैं एज कम्पेयर टू अ लॉन्ग रनर। अच्छा, हमने अभी बात की थी कि हमारा जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। तो जब आप गेट के स्विंग फेज में होते हैं ना, स्विंग फेज में एक्सिस ऑफ रोटेशन सारा आपका हिप जॉइंट पे होता है, ठीक है। स्टांस फेज में तो आप जब खड़े हैं तो उस टाइम पे तो आपका जो है वो सब पे इक्वली वेट आ रहा होता है, लेकिन स्विंग फेज में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपका हिप जॉइंट के ऊपर होता है। तो हिप जॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, नी के ऊपर जब आप बहुत मैक्सिमम फ्लेक्शन करते हैं तो नी और हिप के आपस का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कम हो गया क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन हिप जॉइंट के ऊपर होता है स्विंग फेज में। अब जब स्विंग फेज में एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा हिप जॉइंट पे है और हम नी को जब मैक्सिमली फ्लेक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम लगेगा और हमारे जो स्प्रिंटर्स हैं उनको मिनिमम रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, और क्योंकि उन्होंने बहुत तेज तेज भागना होता है तो इस वजह से जब रेजिस्टेंस कम होगी तो ऑटोमेटिकली उनका जब इनर्शिया कम है तो उनके लिए भागना जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये वो रीजन है। तो होपफुली आपको दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। कोई ऐसी चीज है जो आज के लेक्चर में नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है बायोमैकेनिक्स का, अल्हम्दुलिल्लाह। है किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज है जो आज के लेक्चर में समझ नहीं आई? वाइवाज आपके होंगे ईद के बाद, जो फर्स्ट वीक है उसमें एससीपी के वाइवाज हैं, तो फर्स्ट वीक तो स्पेयर है, सेकंड वीक में आप लोगों के वाइवा स्टार्ट हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। मैम फिर हम सारे टीचर्स आपस में जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमारे आपके क्लैशेस ना हो, और आपके क्योंकि हमें 2 वीक्स मिलेंगे सारे टीचर्स को, हमने उसी में अपने वाइवास को कंपाइल करना है। सिलेबस जो है ये मैं आपको ईद के बाद ही गाइड करूंगी। अभी मैंने देखना है कि आप लोग क्या सिलेबस दूं। मैं कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स दूंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं सारा मिड पे एक्सक्लूड नहीं कर सकती और मैं पूरा सिलेबस भी नहीं दे सकती क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। तो उसके केस में फिर जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं बीच बीच में से ज्यादा मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगी कि आपने इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मिड का सिलेबस मैं कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं कर सकती क्योंकि मिड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मैं सारे के सारा मैं पूरी आपको जैसे फर्स्ट 22 के 22 लेक्चर्स भी नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पता है वाइवास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे प्रिपेयर नहीं होंगे इतने सारे। तो मैं पूरे सिलेबस में से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो असाइन करूंगी। टॉपिक्स नहीं मतलब पूरे लेक्चर्स जो होंगे आपके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये पूछना था कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मास पे डिपेंड करेगा या आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा ज्यादा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट है। बात समझ आई? मैम अगर सपोज हमारे पास दो बेसबॉल बैट्स हैं, अगर एक का मास ज्यादा है दूसरे से और दूसरे का डिस्टेंस ज्यादा, आर स्क्वायर ज्यादा, तो फिर इसका होगा एंगुलर एंगुलर इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? बेटा हम चीजों का कंपैरिजन करते हैं तब जब दोनों की सेम वो हो, मास जब सेम हो फिर हम डिस्टेंस के ऊपर लेके आते हैं। बात समझ आ रही है? दोनों क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मास भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस भी। लीनियर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ एंगुलर के केस में बात करते हैं। लीनियर में तो सारी की सारी चीजें है ही सिर्फ इनर्शिया और वो सिर्फ मास पे डिपेंडेंट है।
एंगुलर के केस में क्योंकि हमें एक चीज को स्विंग करना होता है, ठीक है, तो स्विंग के केस में फिर हम डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा डिपेंडेंट है डिस्टेंस के। बात समझ आई? थैंक यू मैम। तो अगर आपने बेसबॉल Yes. बैट लेना है सॉरी, तो उसके केस में फिर हम ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे कि उसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा फिर। लेकिन हम कंपैरिजन हमेशा आइडियल सिचुएशंस का करते हैं जिनकी सारा कुछ सेम हो, मास सेम हो, फिर हम डिस्टेंस के ऊपर फोकस करते हैं। आपके सेक्शन में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं मिड्स के, आई गेस वो 34 हैं, 34 हैं। या 36। निमरा आपके कितने मार्क्स हैं बेटा? मैम 34 है। हाँ 34 हाईएस्ट है। आप में से कोई ऐसा है जिसका प्रेजेंटेशन का टॉपिक ही आज वाला लेक्चर था? यस मैम मेरा। आपका है, ठीक है जोरा। मैं अभी ये जो आपका लेक्चर है और जो रिकॉर्डिंग है ना, मैं इसको अभी अपडेट कर देती हूँ ताकि अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप उसमें से ले लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम थैंक यू। क्योंकि आपने मुझे ईमेल की थी काइनेमैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो काइनेटिक था, काइनेमैटिक्स तो हमने 2 हफ्ते पहले पढ़ लिया था। जी मैम। तो ये मैं अभी आपको अपडेट कर देती हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप रेज कर लीजिए बेटा। मैम आप वाइवा के लिए ऐसे कर सकते हैं कि लाइक 3 to 4 मेंबर्स का ग्रुप बना लें और उनको मतलब एक लेक्चर स्लाइड्स वगैरह दे दें या एक लेक्चर दे दें, इस तरह कंपाइल भी जल्दी हो जाएगा। वाइवा के लिए नहीं, वाइवा के लिए ऐसे नहीं हो सकता बेटा। वाइवा के लिए एक तो हम ग्रुप बेस्ड वाइवा नहीं ले सकते, हमें अलाउड नहीं है ग्रुप बेस्ड वाइवा। पहले हम जब लेते थे वाइवाज ऑन कैंपस तो फिर भी हम 3-3 4-4 5-5 लोगों को इकट्ठे बिठा लेते थे, लेकिन अब जो है ये अलाउड नहीं है, इंडिविजुअल वाइवाज ही लेने होते हैं। और सिलेबस तो फिर सबके लिए ही सेम होगा, क्योंकि फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जो लेक्चर्स आए थे वो मुश्किल वाले आए थे और जो दूसरों के ऊपर लेक्चर्स आए थे वो इजी वाले आए थे। तो ये वाली चीजें जो हैं ये फिर आपस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, तो इसलिए सबके लिए सेम ही चीज होगी। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम मैंने एलएमएस चेक किया था, उधर एंगुलर काइनेमैटिक्स वाला कोई भी लेक्चर नहीं था। मैंने सारे लेक्चर्स डाउनलोड करके देखे थे। एंगुलर काइनेमैटिक्स वाला जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 21 एंगुलर काइनेमैटिक्स वाला ही है, और एंगुलर काइनेमैटिक्स वाला जो लेक्चर है वो तो अपडेटेड है। मैम उधर 20 लेक्चर तक हाँ, अपडेट है। वो आपके सेक्शन का नहीं किया शायद मैंने वो दोनों जो बाकी सेक्शंस हैं उनको अपडेट कर दिया था, तो मुझे मेरे जहन में नहीं रहा। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ अपलोड। ओके मैम। रिकॉर्डिंग तो सबके लिए सेम लिंक है, ठीक है, वो मेरी ड्राइव पे मैंने डाल दिया था। रिकॉर्डिंग तो आपको वहां से आराम से मिल जाएगी। हाँ, मेरे पास 3 सेक्शन असल में एलएमएस पे अलग अलग बने हुए हैं, तो मैंने जो ए और सी है ना उसमें डाल दिया था, फिर बी मेरे ख्याल में मुझसे रह गया, सॉरी, मैं उसको अभी अपडेट कर देती हूँ। वेट अना वेट। मैम मैंने आपसे इसके पूछा अलावा था कि लेक्चर नंबर क्या पूछना था? 16 और 17 लेक्चर 16 और 17 हमारे कंबाइन है। कंबाइन है। आप लोगों के मतलब वो बहुत से लेक्चर्स 17 कंबाइन अलग है, इसलिए वो 22 नहीं बनते, इसलिए वो मेरा ख्याल है शायद 18 या 19 लेक्चर्स ही बनते हैं टोटल, क्योंकि कुछ लेक्चर्स कंबाइन है आप लोगों के। जो कंबाइन लेक्चर्स हैं उनका मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कंबाइन। उनकी जो डिस्क्रिप्शन है लेक्चर्स की, 1 मिनट बेटा, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है लेक्चर्स की वो भी कंबाइन है। और आपका जो मैंने एलएमएस पे जब अपडेट किया तब भी मैंने कंबाइन वर्ड इस्तेमाल किया, तो आप उसको देख लो वहां से, वो आप लोगों के पास कंबाइन में पड़े हुए होंगे।
मैम एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, जब आपने रिव्यू करवाया था तब मैं पूछ नहीं सकी। मैम वो जो एक क्वेश्चन था हेल्थ सेक लेजन वाला, उसमें आपने एक ऑप्शन लिखा हुआ था कि ह्यूमरस के हेड के ऊपर डेंट होता है, और आपने उसके रिव्यू में उसका आंसर बताया कि वो बेंकार्ड लेजन की ही आगे मतलब प्रोग्रेशन है। हाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ह्यूमरल हेड नहीं लिखा ना, मैंने ह्यूमरस लिखा है। ह्यूमरस तो पूरी की पूरी है बेटा, मैंने उसमें लिखा हुआ था डेंट ऑन ह्यूमरस, ह्यूमरल हेड नहीं लिखा हुआ था मैंने। तो उसमें से जो अप्रोप्रिएट ज्यादा बनता था वो फिर प्रोग्रेशन बनता था बेनकार्ड लेजन की, ठीक है, क्योंकि बेनकार्ड लेजन के बाद ही हिल सैक लेजन प्रोग्रेस होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। ओके मैम। अगर मैं उसमें लिखती ना कि डेंट ऑन ह्यूमरल हेड, तो फिर वो अप्रोप्रिएट बनता उसका। वो हमने उसमें डाला था डेंट ऑन ह्यूमरस। कीप क्वाइट। हाँ, गुड। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? Mama, you looking what? जी बेटा, है कोई क्वेश्चन किसी का? No, ma'am. Mama, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर मैं इसको एंड कर रही हूँ। और किसी ने कुछ पूछना हो रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन तो बेशक आप लोग जो है वो ईमेल कर दीजिएगा। दिन कम है आपके पास, तो कोशिश करें कि उसको जल्दी बना लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से इन एडवांस। हैव अ गुड ईद। मैम आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। I love this. I love this. I love this. I love this. I love this.